एक बहुत बड़े बंगले पर पेंटिंग का काम चल रहा था। तभी वहां पर एक जवान लड़का होता है जो कि दूसरे पेंटर से बाल्टी ले रहा था, लेकिन वह बाल्टी उसके हाथ से छूट जाती है और उसके बाद उसका पेंट उस लड़के के कपड़ों पर डल जाता है। अब जैसे ही पेंट डला था तो वहीं पर उस बंगले के मालिक की बेटी भी बैठी हुई थी और वह ये बात देखकर एकदम से मुस्कुरा जाती है। अब ऐसी की जो मुस्कान होती है उसकी वजह से वह लड़का भी थोड़ा सा अटपटी हरकतें करने लगता है ताकि वह और भी जोर से हंस सके। लेकिन तभी उस हवेली का जो मालिक होता है वह उसे देख लेता है और उससे कहने लगता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, पेंट पैसों से आता है, ऐसे नहीं आता। लेकिन उसके बाद जब उसे धमका रहा था तो तभी उसकी नजर अपनी बेटी पर पड़ती है जो कि मुस्कुरा रही थी और इसके बाद एकदम से उसके वर्ड थम जाते हैं। अब ये सब कुछ तो यहां पर हो गया था, लेकिन इसके बाद ये कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसके बारे में जिसने भी सुना उसी की आंखें पूरी तरह से भर आई। क्या हुआ था ऐसा, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। राजस्थान के जयपुर शहर के एक छोटी सी गरीब बस्ती के अंदर एक लड़का रहा करता है, जिस लड़के का नाम होता है मनोज। मनोज जो कि जवान है, खूबसूरत है, उम्र उसकी 24 साल है और वह पेंटिंग का काम किया करता है क्योंकि वह ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। दरअसल मनोज के पिता जो थे वो तो बचपन में ही उसे छोड़कर जा चुके थे। उसकी माँ ने जैसे तैसे दूसरों के घरों में काम करके उसे पाला पोसा है और जैसे वो स्कूली पढ़ाई को कंप्लीट करता है तो उसके बाद वह सोच लेता है कि इस तरह से काम नहीं चलेगा, मुझे खुद को ही कुछ काम करना पड़ेगा क्योंकि माँ तो दूसरों के घरों में काम किया करती है और मैं कब तक माँ के पैसों से खाता रहूंगा। ऐसा सोचकर जो मनोज होता है वह खुद पेंट का काम करने लगता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ तुम आराम से घर में रहो, कोई भी दिक्कत नहीं है। यही हो रहा था दोस्तों। मनोज है जो जगह जगह पर पेंटिंग करने के लिए जाया करता और इसी तरह से उसे एक पेंटिंग के लिए बुलाया जाता है जो कि एक बहुत बड़ा बंगला था। जयपुर के बाहरी इलाके में ही एक बहुत बड़े बंगले में उसे पेंटिंग का काम करना पड़ता था। वहां पर एक ठेकेदार होता है और ठेकेदार के थ्रू उसे वहां पर बुलाया जाता है और मनोज भी बड़ा ही खुश होकर वहां पर चला जाता है क्योंकि मनोज की जो पर्सनैलिटी है वो बड़ी खुशमिजाज है और वो किसी भी रोते हुए इंसान को एकदम से हंसा दिया करता है। अब इसके बाद जो मनोज होता है उस बड़े बंगले पर पहुंच जाता है जो कि एक करोड़पति व्यक्ति का बंगला है, जिसके घर में पहले तो पूरी खुशियां रहा करती थी, लेकिन अब उसकी जिंदगी पूरी तरह से तहस-नहस हुई पड़ी है क्योंकि इस घर के अंदर बाप बेटी दोनों ही रहा करते हैं। बेटी जो कि व्हील चेयर पर रहा करती है और बिल्कुल भी ना तो किसी से बात किया करती है और ना ही बोला चला करती है ज्यादा। यहां पर जो पिता होता है उसके पास रुपए पैसों की तो कोई भी कमी नहीं है, लेकिन वो अपनी बेटी की हालत को देखकर काफी ज्यादा परेशान रहता है और इसी वजह से जिस गार्डन के अंदर बेटी रहा करती थी उसकी दीवारों को पेंट करने के लिए वह पेंटर को ठेका दे देता है और उसके बाद मनोज वहां पर काम करने के लिए आ जाता है। अब उस गार्डन में अक्सर उसकी बेटी जिसका नाम अंजलि होता है और जिसकी उम्र 22 साल है, वह बैठी रहा करती और बैठकर उन फूलों को देखती रहा करती जिन फूलों के साथ कभी वो अपनी माँ के साथ खेला करती थी और उन यादों को याद कर करके उसकी आंखों में आंसू आ जाया करते हैं कभी कभार। पिता बार बार उसे समझाया करता, कहता है कि बेटी जो हो गया उसे भूल जाओ, ये इतनी सोचने वाली बात थोड़ी ना है। लेकिन बेटी न जाने किस गुनाह की अपने आप को सजा दे रही थी और वह अपने आप को कसूरवार समझा करती थी। अब फिलहाल जो मनोज है वो इस घर में पेंटिंग करने के लिए आता है और उसे रास्ता दिखाया जाता है कि तुम गार्डन में चले जाओ। वहां पर 2 वर्कर और थे जो कि उसी ठेकेदार ने भेजे हुए थे और वहां पर इन तीनों को मिलकर पेंटिंग का काम करना पड़ता है। अब जैसे मनोज वहां पर जाता है तो जो दोनों वर्कर होते हैं वो एकदम से हंसते खिलखिलाले उसका स्वागत करते हैं, कहते हैं कि आओ भाई मनोज, बड़े दिनों में मुलाकात हुई है, कहां पर चल रहे थे आज तक। तो उसके बाद मनोज भी बताता है कि भाई वहां पर चल रहा था, और तुम सुनाओ, घर परिवार सब ठीक तो है ना, कोई परेशानी तो नहीं है, बिटिया कैसी है तुम्हारी। यानी कि यहां पर आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि मनोज का व्यवहार कैसा था। वो घर तक की जानकारी चुटकियों में ले लिया करता और उसके बाद उन्हें हंसने खिलखिलाने में काफी ज्यादा मदद किया करता। अब जब ये सारी बातें उन सभी वर्करों के बीच में हो रही थी तो जो मालिक की बेटी होती है अंजलि, वह वहीं पर व्हील चेयर लेकर बैठी हुई थी और वह इस बात को नोटिस करती है कि ये कैसा इंसान है। थोड़ी सी देर में पूरी जानकारी ले ली और उदास चेहरों पर एकदम से रौनक आ गई। यहां पर उसे मनोज काफी इंटरेस्टिंग लगता है और उसके बाद वह भी उसे काम करता हुआ देखने लगती है। ऊपर से जो मनोज होता है उसकी काम की कला भी काफी माहिर थी। वह ब्रश को ऐसे चलाता कि मानो उसे सालों का इस चीज का एक्सपीरियंस हो और वह इसी चीज के लिए बना हुआ हो। रंगों की तरफ इस तरह से निहारता जैसे मानो कि वो रंग दीवार पर नहीं उसके दिल के अंदर उतर रहे हों। इन सभी चीजों को जब करता हुआ मनोज को अंजलि देखती है तो वह और भी ज्यादा उसकी तरफ गौर देने लगती है और तभी अचानक से वो पल आता है जहां पर मनोज अपने दूसरे साथी से वह बाल्टी ले रहा था पेंट की और उसके बाद वह बाल्टी छूटकर जमीन पर
गिर जाती है। अब जैसे ही बाल्टी जमीन पर गिरती है तो उसके बाद उसके अंदर से जो पैंट था वो उछलकर मनोज के कपड़ों पर डल जाता है और इसके बाद जिसके हाथ से वो बाल्टी छूटी थी वह एकदम से हंसने लगता है। मनोज भी इस बात को देखकर एकदम से बुरा सा मुंह बना लेता है, लेकिन वहीं पर जो अंजलि होती है वह ये सब कुछ देखकर एकदम से हंस गई, क्योंकि दूसरे व्यक्ति ने कहा था कि मनोज भाई अब क्या होगा, तो मनोज झट से बोल देता है कि अब क्या, मैंने दीवार की जगह अपने आप को पेंट कर लिया, सुंदर लग रहा हूं ना। इस बात को सुनकर अंजलि एकदम से हंस जाती है और उसके बाद मनोज जो होता है वह अंजलि की तरफ देखता है और कहता है कि मालकिन अच्छा लग रहा हूं ना, बहुत अच्छी पेंटिंग हुई है ना मेरे ऊपर। तो उसके बाद अंजलि और भी मुस्कुराती है और उसके बाद यहाँ पर जो मालिक होता है यानी कि जिसके घर में वो पेंटिंग कर रहे थे वह एकदम से मनोज को अपनी बेटी से बात करता हुआ देख लेता है। अब चूंकि अमीर आदमी है और जब अपनी बेटी से बात करते हुए उसे देखता है पीछे से तो उसके बाद उसे धमकाने लगता है। कहता है कि अपने काम से काम रखो, ये कोई तरीका है इस तरह से बात करने के लिए, तुम इसे किसने कहा है? और ये पेंट कोई तुम्हारा पिताजी नहीं दे गया है जिसको तुमने इतना सारा फैला दिया, ये पैसों से आया करता है, तुम्हारे मालिक से मैं काट लूंगा, फिर ये मत कहना कि ऐसा कर दिया। उसके बाद मनोज मालिक की तरफ देखता है, मुस्कुराता है, कहता है कि साहब गलती हो गई और गलती से ये सब कुछ हुआ है, हमारा कोई जानबूझ कर इरादा नहीं था। इसके बाद मालिक उसे धमकाते हुए आगे की तरफ बढ़ता है, लेकिन जैसे अपनी बेटी की साइड में आता है तो एकदम से उसके चेहरे पर जब मुस्कान देखता है तो एकदम से वो उसे धमकाना बंद कर देता है और चुपचाप यहां से चला जाता है। इसके बाद जो मनोज होता है वह सोचने लगता है कि इसकी बेटी से बात करने की वजह से ये ऐसा कर रहा है, लेकिन फिर भी जो बेटी है वो वहीं पर बैठी रहती है और मनोज को देखकर बहुत कुछ मन के अंदर सोचा करती है। धीरे धीरे शाम हो जाती है और शाम के समय जो मनोज होता है वह अपना काम कंप्लीट करके यहां से चला तो जाता है, लेकिन उसे उम्मीद है कि कल जो ठेकेदार है वो उस काम पर तो उसे नहीं भेजने वाला, क्योंकि करोड़पति व्यक्ति की बेटी से मैंने 2-4 बातें कर ली थी और इन करोड़पतियों को काफी ज्यादा डर रहा करता है कि कहीं किसी गरीब व्यक्ति से उनकी बेटी का टाका ना बढ़ जाए और उसके बाद गरीब को दामाद ना बनाना पड़ जाए। इसी वजह से वह सो तो जाता है, लेकिन दूसरे दिन जब उठता है तो ठेकेदार का फोन आता है और कहता है कि भाई वहीं पर आ जाओ काम करने के लिए, आज जल्दी से जाना, थोड़ा जल्दी बुलाया है मालिक ने। उसके बाद मनोज हैरान तो होता है, लेकिन सोचता है कि मालिक ऐसे नहीं होंगे। ऐसा सोचकर वह दोबारा से वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन जैसे दरवाजे के अंदर घुसता है तो उसके बाद एक नौकर उसके पास आता है और कहता है कि आज आपको गार्डन का काम नहीं करना, आज आपको अंदर हॉल में काम करना है और वहां पर जहां पर आप काम करोगे वहीं पर मालकिन की चेयर भी रहेगी, क्योंकि आज जो मालिक है उन्होंने कहा है कि उस लड़के का व्यवहार बहुत अच्छा है और उसकी वजह से मेरी बेटी के चेहरे पर स्माइल आई है, तो जहां पर वो काम करेगा वहीं पर बेटी रहेगी और वो ज्यादा से ज्यादा उसे हंसाने की कोशिश करे ताकि उसकी बीमारी ठीक हो सके, क्योंकि वह काफी दिनों से बड़ी गुमसुम सी रहा करती है। इस बात को सुनकर मनोज को बड़ी हैरानी होती है, लेकिन उसके बाद वह इस बात के लिए हामी भर लेता है और उसके बाद अंदर जाकर पेंटिंग का काम करने लगता है। मनोज वहां पर दीवार पर पेंटिंग करता और पेंटिंग करते हुए कुछ ऐसी उल जलूल हरकतें करता जिन हरकतों को देखने के बाद जो अंजलि है वो बार बार मुस्कुराया करती है। यहां पर जब अंजलि को मुस्कुराते हुए मालिक दूर से देखता है तो उसके दिल में डर भी होता है और एक खुशी भी होती है, क्योंकि उसकी बेटी काफी दिनों से यानी कि पिछले 2 साल से लगातार अपने आप को उस बात का दोषी मानती आ रही है जो उसकी वजह से नहीं हुआ था। वो तो नियति थी और नियति के लिए वो अपने आप को दोषी माना करती है। दरअसल यहां पर अंजलि ने जब गाड़ी चलानी अच्छी तरह से सीख ली थी तो उसके बाद एक दिन वह अपनी मां के साथ कहीं जा रही थी और उसी दौरान उन दोनों का एक भीषण एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट के कारण उसकी मां इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है और अंजलि पूरी तरह से हैंडीकैप्ड हो जाती है। वह चेयर पर ही घूमा करती है और डॉक्टर साहब उसे दवाई तो दे रहे हैं और बीमारी भी ऐसी है जो दवाई से ठीक हो जाएगी, लेकिन यहां पर अंजलि खुद से बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करती और वो तो बिल्कुल बेजान की तरह बैठी रहा करती है, बस इतना खाना खाया करती जिससे वो जिंदा रहे, बाकी ना तो किसी से ज्यादा बात करना और ना ही कभी हंसना। पिताजी कुछ पूछते हैं तो सिंपल तरीके से जवाब दे दिया करती। कई बार तो पिता उसके सामने रोककर भी चले गए हैं, लेकिन अंजलि ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया है। वह तो बस एक ही बात कहा करती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है और मेरी वजह से मेरी मां इस दुनिया को छोड़कर चली गई। यहां पर जब पिता ये देखते हैं कि बेटी मुस्कुरा रही है तो उसके बाद उसे लगता है कि अब अच्छे से रेस्पॉन्स करेगी बॉडी और जल्दी से ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने भी यही कहा था और इसी वजह से वह मनोज को यहां पर भेज देता है, लेकिन डर इस बात का रहता है कि कहीं मेरी बेटी इसके प्रेम चक्कर में ना आ जाए, कहीं से प्यार करने लगे और उसके बाद इस गरीब लड़के को उसका जीवन साथी बनाना पड़ेगा। यहां पर जो मालिक होता है फिलहाल इस डर को दूर रखता है और सोचता है कि पहले बेटी ठीक तो हो जाए, उसके बाद देखा जाएगा। धीरे धीरे जो मनोज होता है वहीं पर काम करता है और जब पेंटिंग का काम लगभग कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद भी जो मालिक होता है वो उससे कहता है कि ठीक है, घर में गार्डन की देखभाल करने के लिए हमें एक नौकर चाहिए और तुम यहां पर काम कर लो, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए, तुम्हारे मांगने से भी ज्यादा पैसे दूंगा। अब इस बात को सुनकर मनोज भी हामी भर देता है, क्योंकि अब तक वह अंजलि से काफी ज्यादा कनेक्ट हो चुका था और अंजलि भी उससे थोड़ी थोड़ी बातचीत करने लगी
थी। मालिक इस वजह से उसे यहाँ पर रखता है क्योंकि जो अंजलि है उसके डॉक्टर जब आए थे उसे देखने के लिए तो वो कहते हैं कि बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो रही है, अब क्या दिक्कत हो गई, क्या मतलब बदलाव हुआ इसकी जिंदगी में। तो उसके बाद मालिक बता देता है कि ऐसे ऐसे एक लड़का है, तो डॉक्टरों ने कहा है कि उस लड़के को इसके पास रखना तब तक ये पूरी तरह से ठीक हो जाए, उसके बाद भले उसे जाने देना। इस बात को सुनकर मालिक उसे यहाँ पर रहने के लिए कहता है और धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ अंजलि और मनोज एक दूसरे से दिन भर बातें किया करते और मनोज जो होता है वो एक तरह से पर्सनल केयर उसकी किया करता है, उसकी व्हीलचेयर को धकेल कर इधर से उधर ले जाया करता और उसका खूब सारा ख्याल रखा करता है। इस ख्याल के चलते जो अंजलि होती है वह मन ही मन मनोज से प्यार करने लगती है और भूल जाती है अपनी पुरानी उन जिंदगियों को, जिस जिंदगी की वजह से वो एक अंधकार में घुसती हुई जा रही थी, क्योंकि अब एक मनोज नाम के उजाले से उसकी मुलाकात हो गई है और वह उसे उस अंधकार से बाहर निकाल ले आया है। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से गहरा वाला प्यार हो जाता है और जो अंजलि होती है वह भी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। जब अंजलि अपने पैरों पर खड़ी होकर लगभग 10 से 15 मीटर चलती है तो पिता इस बात को देखकर बड़ा ही खुश होता है और जो डॉक्टर साहब होते हैं वह भी बड़े खुश होते हैं, कहते हैं कि अब आपकी बेटी पूरी तरह से ठीक है, बस थोड़ी सी कमजोरी है वो दूर हो जाएगी और उसके बाद ये नॉर्मल तरीके से चलने लगेगी, बस इसे हिम्मत से काम लेना होगा और हिम्मत से आगे बढ़ना होगा। अब इस बात को सुनकर जो अंजलि है वह मनोज की तरफ देखती है और कहती है कि डॉक्टर साहब हिम्मत तो मेरे सामने खड़ी हुई है, इसकी वजह से ही आज मैं इतना चल पा रही हूं। मनोज भी मुस्कुराता है, अंजलि भी मुस्कुराती है, लेकिन तभी जो पिता होता है उसके दिल में एक बहुत ही गहरा डर उभरने लगता है और इस डर के चलते जैसी शाम होती है और शाम के समय मनोज छुट्टी करके यहाँ से जा रहा होता है तो उसी समय अंजलि का जो पिता होता है वह मनोज के पास आता है, कहता है कि बेटा देखो अब मेरी बेटी ठीक हो गई है और अब से तुम्हें यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से अपने घर में रहो और अगर तुम कहो तो मैं वहीं पर रहने की तुम्हें सैलरी भी दे सकता हूँ। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो मनोज है वो समझ गया था कि उसका पिता इस वजह से क्यों कह रहा है, क्योंकि उसे भी पता है कि अमीर लोग नहीं चाहते कि गरीब लोग उसकी जिंदगी में एंटर करें। तो इसी वजह से यहाँ पर जो मनोज होता है वो बिल्कुल भी इस बात का विरोध नहीं करता, कहता है कि ठीक है अंकल जी, आप जैसा कह रहे हो वैसा ही कर लूंगा और आपको पैसे भी देने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं मेहनत करके कमाने वालों में से हूँ, इस तरह से फ्री का खाना मुझे नहीं चाहिए और मैं तो अपनी जिंदगी को आराम से जी लूंगा, आप आराम से रहो अपनी बेटी के साथ और कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसा कहकर मनोज वहां से मुड़ तो जाता है, लेकिन एकदम से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वह अंजलि से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो गया था। उसने उसे अपनी पूरी कहानी बताई थी और इस कहानी को सुनने के बाद मनोज ने उसे काफी ज्यादा सुझाव दिए थे और कहा था कि ऐसा नहीं सोचा करते, नियति को कोई नहीं बदल सकता, उस दिन लिखा ही था ये सब कुछ और इसी वजह से ये सब कुछ हो गया। इन बातों को सोचते हुए अपने घर पहुंच जाता है, लेकिन आज काफी ज्यादा उदास था। माँ पूछती भी है कि बेटा क्या हुआ, लेकिन बेटा कुछ भी नहीं बताता, कहता है कि नहीं माँ, अब कल से किसी और काम पर जाना है, वहां से साहब का काम कंप्लीट हो गया है और अब मैं दूसरे काम पर जाऊंगा। इसके बाद मनोज आराम करने के लिए सो जाता है। इधर जो अंजलि होती है वो भी सो जाती है, लेकिन दूसरे दिन सुबह सुबह जैसी होती है और उसके पिता उसे बाहर लेकर आते हैं, कहती है कि बेटी चल कर दिखाओ। तो उसके बाद वह 2-4 कदम चलती तो है, लेकिन तभी घर के नौकर से पूछने लगती है कि मनोज कहाँ है, आज दिखाई नहीं दे रहा। तो उसके बाद जो पिता होता है वो कहता है कि बेटी अब उसका काम कंप्लीट हो गया और उसे मैंने छुट्टी दे दी है। अब इस बात को सुनकर बेटी काफी ज्यादा टेंशन में होती है और टेंशन के चलते वह एकदम से इधर उधर भाग दौड़कर देखने लगती है और तभी अचानक से फिर से गिर जाती है। अब जैसे गिरती है तो उसके बाद फिर से व्हीलचेयर पर बैठ जाती है और अब उसकी जो जितनी भी हिम्मत थी वो सारी के सारी टूट जाती है और वह जानबूझकर व्हीलचेयर से खड़ी नहीं होती है और ना ही किसी की तरफ देखकर मुस्कुराया करती है। अब जब पिता ये बात देखता है तो गहन संकट में वो पहुंच गया था, क्योंकि अगर बेटी के दिल की बात सुने, क्योंकि उसे पता था कि बेटी मनोज से प्यार करने लगी है और इसी वजह से ये सब कुछ कर रही है। अगर बेटी की बात सुने तो चारों तरफ उसकी बदनामी हो जाएगी, क्योंकि उसका चारों तरफ नाम था कि इतने पैसे वाला है। और अब अगर अपने दिल की बात सुने तो हो सकता है उसकी बेटी इस दुनिया को छोड़कर चली जाए, क्योंकि प्यार ऐसा ही रोग हुआ करता है जिसमें लोग ऐसा भी कर दिया करते हैं। इन बातों को सोचकर वह काफी ज्यादा धर्म संकट में पहुंच जाता है और धर्म संकट में पहुंचने के साथ साथ ही वह रात भर सोचकर इस बारे में एक फैसला ले लेता है। दूसरे दिन की सुबह सुबह वह अपनी बेटी से पूछता है कि बेटी तुम मनोज के बिना क्या मुस्कुरा नहीं सकती, जो कि तुम कल से बिल्कुल पूरी तरह से उदास हो। तो उसके बाद जो बेटी होती है वो कहती है कि पिताजी वो व्यक्ति ना एक अलग तरह का इंसान है, उसने सारे गम को एक साथ से भुला दिया, उसी वजह से उसके बिना मुस्कुराने का मन ही नहीं करता। अब तो मैं उसके साथ ही मुस्कुरा सकती हूँ और मैं समझ सकती हूँ आपकी चिंता का कारण भी, आपको लग रहा है कि मैं उससे प्यार करने लगी हूँ और इसी वजह से आपने सब कुछ किया है ना, लेकिन आप चिंता मत करो, आपकी बेटी आपका नाम बिल्कुल से नहीं डुबाएगी। ऐसा कहकर अंजलि की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन पिता इन आंसुओं को देखकर बहुत कुछ समझ चुका था और सोच चुका था कि बिना मनोज के इसकी जिंदगी पूरी नहीं होनी है। ऐसा ही सोचकर जो पिता होता है वह सीधा उस मनोज पेंटर की झुग्गी में पहुंच जाता है और वहां पर जाकर जैसे ही मनोज अपने
मालिक को यहाँ पर देखता है तो उसके बाद कहने लगता है कि आप यहाँ पर कैसे, अगर कोई बात थी तो आप ही मुझे वहां पर बुला लेते। तो उसके बाद जो मालिक होता है वो कहता है कि आप बैठने के लिए भी नहीं पूछोगे, यहीं से बातें करोगे। अब तभी जो मनोज होता है वो कहता है कि माफ कीजिएगा मालिक, हमारा छोटा सा घर है, मैं सोच रहा था कि आप इसमें बैठोगे नहीं, लेकिन आप बैठने की कह रहे हो तो कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ। उसके बाद मालिक अंदर आ जाता है, मनोज भी बैठता है, मालिक भी बैठता है और मनोज की जो माँ होती है वो उसके लिए चाय बनाकर लेकर आती है। अब जब चाय बनाकर लेकर आती है तो उसके बाद जो मालिक होता है वह मनोज से पूछने लगता है कि बेटा क्या मैं तुम्हारे जीवन के बारे में कुछ जान सकता हूं। तो उसके बाद मनोज अपने जीवन के बारे में पूरी बात बता देता है और कहता है कि मालिक इस तरह से हम लोग ऐसे ऐसे हैं। अब इस बात को सुनकर यहां पर उसे पता चल जाता है कि ये लोग पीछे से गांव के रहने वाले हैं और वहां से सारी जमीन जायदाद बेचकर इसके पिता यहां पर आ गए थे। और उसके बाद जब ये यहां पर रहने लगे तो पिता बीमार हो गए, बीमारी के चलते जमीन जायदाद का जितना भी पैसा था वो सारा के सारा उनके इलाज में खर्च हो गया। और उसके बाद ये दोनों के दोनों इस तरह से अपनी जिंदगी को जिए हैं। तो पिता को एक अटकल याद आती है और उसी अटकल पर वो काम करता है। दरअसल वह उसके गांव में जाता है और गांव में जाने के बाद किसी दूसरे व्यक्ति से मनोज के नाम से ढेर सारी जमीन खरीदवा देता है। जमीन को खरीदने के बाद उस जमीन का मालिक मनोज को बना देता है और जब मनोज मालिक बन जाता है तो वह अब उनकी लेवल का हो गया था। यानी कि अब वह अपनी बेटी की शादी अगर एक बड़े जिम्मेदार से करवाए तो अड़ोस पड़ोस वाले जानने वाले बिल्कुल भी बातें नहीं बनाएंगे। वह कहता है कि बेटा अभी के अभी अपनी माँ को लेकर गाँव में चले जाओ और वहां पर इतनी सारी खेती बाड़ी है उसको करना, उसके अंदर तुम्हें खेती बाड़ी करनी है और वो सारी जमीन तुम्हारी है और तुम्हें बताना है कि मैं बहुत पैसे वाला हूं। इस बात को सुनकर वह पूछने लगता है कि क्यों मालिक ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उसके बाद वह कहता है कि बेटा मेरी जो बेटी है ना वो तुमसे प्यार करने लगी है और मुझे पता है कि तुम भी उससे प्यार करने लगे हो। उसने तो कह दिया कि जैसा आप करोगे वैसा ही होगा, लेकिन मुझे पता है कि अगर तुम उसके पास नहीं रहे तो वो बिल्कुल भी अपनी जिंदगी को नॉर्मल तरीके से नहीं जी सकती। इसीलिए तुम्हें अमीर दिखाना है ताकि समाज में मेरी थू ना हो सके और चारों तरफ जो लोग हैं वो भी कोई मेरी बेटी के बारे में ऐसी बातें ना बना सकें कि किसी पेंटर से शादी कर ली। उसके बाद यहां पर जो पिता होते हैं वह उससे कह देते कि बेटा तू जा और वहां पर मैं तेरे रहने का अच्छे से इंतजाम कराता हूं और अच्छे बड़े घर में तू रहेगा, क्योंकि मैंने वहां पर एक बड़े घर को खरीदने की बात कर ली है। बड़े घर को खरीदता है, उसे रिनोवेट करवा देता है और उसके अंदर मनोज और उसकी मां रहने लगते हैं। गांव में भी चारों तरफ हल्ला हो जाता है कि इनके पास अच्छा खासा रुपये पैसा है, क्योंकि अंजलि के पिता ने वहां पर गाड़ी नौकर चाकर सब कुछ भेज दिया था। और जब गांव वाले जानते हैं कि काफी दिन पहले अपने पिता के साथ गया था और वहां से पैसा कमाकर इसने सारी जमीन खरीदी है और इतने बड़े घर के अंदर रहा करता है क्योंकि इसका मन किया है गांव में आने का, तो उसके बाद वो लोग भी उसकी वाहवाही करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद जो अंजलि के पिता होते हैं वह उनके घर रिश्ता लेकर आ जाते हैं अपनी बेटी को साथ में बिठाकर। बेटी मना भी करती है, लेकिन पिता कहते हैं कि बेटी चलो तो सही, वहां पर जाकर बेशक से मना कर देना, लेकिन एक बार तो मेरे साथ चलो, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे लोग हैं। वहां पर आने के बाद जो अंजलि होती है जैसे देखती है मनोज को सामने बैठा हुआ तो मनोज भी मुस्कुराता है, अंजलि भी मुस्कुराती है। और उसके बाद जो अंजलि का पिता होता है वह पूरी बात के पिटारे को उसके सामने खोलता है और अंजलि इस बात को सुनकर अपने पिता को गले से लगा लेती है। हालांकि अंजलि चलने फिरने लगी है तो उसके बाद पिता भी बड़ा ही खुश होता है और यहां पर मनोज भी बड़ा ही खुश होता है और दोनों की धूमधाम और रीति रिवाज से शादी हो जाती है। शादी होने के बाद दोनों आज के समय में उसी गांव वाले घर के अंदर अच्छे से समय व्यतीत कर रहे हैं और कभी कभी मनोज अपनी पत्नी अंजलि को लेकर उसके पिता से मिलने के लिए भी चला जाता है और वहां पर भी उनकी काफी सारी मदद किया करता है। यानी कि बिजनेस की बात हो या कोई भी कैसी बात हो उसको निभाने में उनकी मदद किया करता है। उसके बाद आज तक भी वो अपना जीवन खुशियों से जी रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।